Hello everyone, hi students, welcome to Learning Commerce once again. Today we are going to start the chapter 2nd of your macroeconomics book, that is Money and Banking. और उस Money and Banking के अंदर भी हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं मनी का टॉपिक. मनी. अब मनी है क्या? हम सब जानते हैं मनी हमारे पास कैश होता है, करेंसी है, नोट्स हैं, ये सब हमारे पास मनी है आज के टाइम पर. तो मनी जब नहीं थी तब क्या था? जब मनी नहीं थी तब लोग क्या करते थे? तब गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज करते थे. वो गुड्स के बदले में गुड्स का जो एक्सचेंज करते थे, दैट वाज नोन एज बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. वो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, इसका मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज. तो हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं. व्हाट वाज बार्टर सिस्टम? ओके, बार्टर सिस्टम रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, सर्विसेज का भी हो सकता है. गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज, मेरे पास जो गुड्स है मैं आपको दे दूं और आपके पास जो गुड्स है मैं आपसे ले लूं. तो गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है, दैट वाज नोन एज बार्टर सिस्टम. यानी डायरेक्ट एक्सचेंज होता था गुड्स एंड सर्विसेज का एक दूसरे के साथ. दैट वाज बार्टर सिस्टम. यानी देखो, जरूरतें जो ह्यूमन जो लोगों की जरूरतें थी ना पहले, बहुत ही लिमिटेड थी, सिंपल थी. तो लोग इतनी कोई चाहत नहीं रखते थे, तो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए लोग गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंज कर लेते थे. बहुत ही सेटिस्फाइड लोग हुआ करते थे. तो जहां पर भी डायरेक्ट गुड्स का एक्सचेंज होता है, दैट इज नोन एज बार्टर सिस्टम. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैंने दिया यहां पर कि मान लो वीवर है, वो कपड़े बनाता है. वो कपड़ा फार्मर के पास ले जाके देता है और फार्मर से उसके बदले में वीट ले लेता है. फार्मर वीट उगा रहा है तो फार्मर से वीट ले लेगा और फार्मर को उसके बदले में अपना बनाया हुआ कपड़ा दे देगा. इसका मतलब ये बार्टर एक्सचेंज हो गया, गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज. अब एक फार्मर है, फार्मर को कोई और चीज चाहिए, उसको शूज चाहिए, काऊ चाहिए, स्पेड चाहिए, कोई भी ऐसी चीज चाहिए अगर, तो वो अपना वीट किसी को देकर, राइस हो, मेज हो या वीट हो, कुछ भी अगर देगा तो उसके बदले में ये शूज या काऊ खरीद सकता है. तो कोई भी आदमी अपनी चीज को किसी और को देकर और दूसरे से वो चीज जो बना रहा है उससे ले सकता है. तो इसी सिस्टम को बोलते थे बार्टर एक्सचेंज. और बार्टर एक्सचेंज को हम सीसी इकोनॉमी बोलते थे. यानी उस वक्त जो इकोनॉमी थी ना, हमारी इकोनॉमी थी सीसी इकोनॉमी, मतलब कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी. कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी. तो ये हमारे पास हो गया सीसी इकोनॉमी, ये बार्टर एक्सचेंज का दूसरा नाम हो गया. ओके, तो ये बार्टर सिस्टम के अंदर लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते थे, जहां पर दोनों पार्टीज आपस में इन्वॉल्व होकर एक दूसरे को चीजें दिया करती थी. लेकिन इस पूरे बार्टर सिस्टम के अंदर कुछ कमियां थी, जिसको बोलते हैं लिमिटेशंस थी, या कह सकते हैं इनकन्वीनियंसेस थे. क्यों सॉरी. अब इसमें देखो, सबसे पहले दो लोगों का जो आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, वो उन दोनों की आपस की जरूरतें पूरी होनी चाहिए. दैट वाज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. और सबसे बड़ी कमी जो थी ना इस बार्टर सिस्टम में, वो यही थी. अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, तो वह है इनकन्वीनियंसेस. यानी कि इस पूरे बार्टर एक्सचेंज में क्या क्या समस्याएं थी, क्या लिमिटेशंस थी और क्या इनकन्वीनियंसेस लोगों को फेस होती थी बार्टर सिस्टम के अंदर. तो सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी समस्या थी, वो थी लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस की. डबल कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? पहले यहां देखो. इट मींस व्हाट वन पर्सन वांट्स टू सेल and buy must coincide with what some other person wants to buy and sell. यानी मैं जो चीज खरीद रहा हूं, मैं जो चीज खरीदना चाहता हूं, मुझे वो चीज उस आदमी से मिल जाए और वो मेरे से मेरी चीज ले ले जो मेरे पास है. इसका मतलब मैं अगर एक चीज खरीद रहा हूं तो मैं जो चीज चाह रहा हूं, ठीक है ना, उसके बदले में मेरी वो चीज वो ले ले. साइमल्टेनियस, दोनों की जरूरतें एक साथ पूरी हों. ये साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स, दोनों की जरूरतें एक साथ पूरा होना, दोनों की जरूरतें एक साथ पूरा होना बायर सेलर्स का, इसको बोलते थे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. और यही सबसे बड़ी कमी थी इस बार्टर सिस्टम के अंदर. तो देयर वाज अ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस इन द वांट्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन बार्टर एक्सचेंज. मान लो एक प्रोड्यूसर है, जूट प्रोड्यूसर. जूट प्रोड्यूसर को शूज चाहिए अपने जूट के बदले में. अब वो अपने जूट की बैग लेके गया एक आदमी के पास. अब वो मेरे से जूट लेने को तैयार है, मैं जूट लेके गया, वो जूट लेने को तैयार है, पर उसके पास
वो शूज नहीं है जो मुझे चाहिए। ठीक है, अब ऐसे ही मैं किसी और आदमी के पास गया, उसके पास शूज हैं, वो मुझे शूज देने को तैयार है, पर उसको मेरा बनाया हुआ जूट नहीं चाहिए। इसका मतलब मैं एक ऐसा आदमी ढूंढ रहा हूं जो मुझसे जूट ले ले और साथ ही साथ मुझे उसके बदले में मेरी जो चाहत है शूज की वो मुझे मिल जाए। बट यही डिफिकल्टी थी कि मैं एक आदमी के बाद दूसरा आदमी तीसरे आदमी के पास जाता जाऊंगा, लेकिन ऐसा आदमी मिलना कई बार मुश्किल हो जाता है जो मेरे से मेरी चीज ले ले और मुझे वो चीज दे दे जो मुझे चाहिए। तो इट इज डिफिकल्ट टू गेट अ शू मेकर। ऐसा शू मेकर मुझे ढूंढना पड़ेगा जो शूज मुझे दे दे, पर मेरे उसके बदले में मेरे पास जो सिर्फ जूट है वो जूट नहीं चाहिए, उसको कुछ और चाहिए। पर ऐसा आदमी जो मेरे से जूट भी ले ले और मुझे शूज भी दे दे, ऐसा आदमी ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। तो सेलर हैज टू फाइंड आउट अ पर्सन, तो ऐसा आदमी ढूंढना जो मेरे से मेरी चीज ले ले और साथ ही साथ मुझे वो चीज दे दे जो मुझे चाहिए। तो ये डबल कॉन्फिडेंस की जो कमी थी, ये बार्टर एक्सचेंज के अंदर लोगों को सेल परचेज करने में सबसे बड़ी मुश्किल पैदा होती थी। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट्स। चलो मान लिया ऐसा आदमी मिल भी गया, एक और समस्या पैदा होती है, मतलब ऐसा आदमी मिल भी गया कि जो मेरे से मेरी चीज देने को तैयार है और मुझे वो चीज देने को भी तैयार है जो मुझे चाहिए। लेकिन अब एक दूसरी प्रॉब्लम पैदा होती थी इसके साथ, लैक ऑफ कॉमन मेजर। एक कॉमन मेजर नहीं था। इस कॉमन मेजर को हम एक और बोलते हैं कि यूनिट वैल्यू थी। यूनिट वैल्यू नहीं थी, लैक ऑफ यूनिट वैल्यू, इस नाम से भी आ सकता है ये। मतलब अब जब वो मुझे आदमी मिल गया जो हम दोनों आपस में एक दूसरे की जरूरतें पूरी कर रहे हैं, लेकिन उसको कैलकुलेट मेजर कैसे किया जाए, एक कॉमन मेजर था ही नहीं। आज हर चीज रुपीज की फॉर्म में होती है, ये चीज 10 रुपए की, वो चीज 20 रुपए की, वो चीज 100 रुपए की, हर चीज रुपीज की फॉर्म में। पर वहां पर एक कॉमन मेजर नहीं था। इवन इफ अगर एक बायर और सेलर आपस में मिल भी जाएं, चलो कि एक दूसरे की जरूरतें पूरी कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम आती थी कि किस प्रोपोर्शन में दोनों चीजों को एक्सचेंज किया जाए, आपस में कैसे बांटा जाए। हर आर्टिकल की बहुत सारी वैल्यूज होती थी। एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो एक व्हीट है, एक राइस है और एक शूज है, हम तीन चीजें ले रहे हैं। अगर आपस में कन्वर्ट करते हैं इन तीनों चीजों को कि 3 बैग्स ऑफ व्हीट के बदले में 5 बैग्स राइस के मिलेंगे, ये आपस में एक्सचेंज होगा। इसी तरीके से जब शूज के साथ देखते हैं तो 2 बैग्स ऑफ व्हीट में आपके 1 पेयर शूज आ जाएंगे। ओके, अब इसी तरह हमने व्हीट का देखा, अब राइस के साथ दे सकते हैं कि राइस में वो कहता है कि 4 बैग्स राइस के लगेंगे, 1 पेयर शूज के लिए। इसका मतलब व्हीट को राइस के फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर व्हीट को शूज के फॉर्म में कन्वर्ट करना, राइस को शूज के फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये 3 चीजें हैं और इसमें इतने सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। और अगर चीजें हजारों हो तो सोचो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। जब हर आर्टिकल को हर दूसरे आर्टिकल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको एक्सचेंज करने की एक रेशियो निकालनी पड़ेगी। जितने आर्टिकल्स दूसरे होंगे, अगर 1000 हैं तो पहले आइटम को 1000 फॉर्म में, दूसरे आइटम को बचे हुए 99 फॉर्म में। इसका मतलब इतनी सारी प्रोपोर्शन याद कैसे किया जाएगा, कॉमन मेजर तो था नहीं कोई भी। तो जब थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स बनाए जा रहे हैं, एक्सचेंज किए जा रहे हैं, देयर विल बी अनलिमिटेड नंबर ऑफ एक्सचेंज रेशियोज। इतनी रेशियोज बन जाएंगी, इनको संभाला कैसे जाए, पकड़ा कैसे जाए और याद कैसे किया जाए। तो एक कॉमन डिनोमिनेटर या कॉमन मेजर ना होने की वजह से ये डिफिकल्टीज पैदा होती थी कि मेजर किस फॉर्म में, किस रेशियो में किया जाए या किसके बदले में कितना दिया जाए। मनी ने समस्या खत्म कर दी आज के टाइम पे, क्योंकि आज हर चीज रुपीज की फॉर्म में कन्वर्ट होती है, इसलिए मनी ने ये समस्या खत्म कर दी है। लेकिन उस वक्त हम बात कर रहे हैं बार्टर सिस्टम में कि ये एक और बहुत बड़ी कमी थी। अच्छा, लैक ऑफ कॉमन के बाद एक और समस्या पैदा होती थी, वो थी लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। एक डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है, डिलेड पेमेंट। ओके, इसका मतलब डिलेड यानी कि आज की चीज बाद में पेमेंट करना। यह समस्या जो थी ना बोरिंग और लैंडिंग की थी। आज अगर आप किसी से उधार लो, मान लो 1000 रुपए, तो उसके बदले में आप उसको 1 साल बाद 1100 वापस दे रहे हो। इसका मतलब आपने कहीं से बोरो किया और वापस आपने इसको रिपेमेंट कर दी। लैंडिंग और बोरिंग में आज जो काम आसान है वो बार्टर सिस्टम में इतना आसान नहीं था। तो क्योंकि फ्यूचर पेमेंट करनी है, फ्यूचर में पेमेंट करनी है, तो किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जाए। तो डेफर्ड पेमेंट में सबसे बड़ी बात जो समस्या आती थी ना, वो ये आती थी, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं इसके अंदर। आपने आज किसी से उधार लिया, मान लो आपने व्हीट बोरो किया आपने मान लो 3 बैग्स, और उसके बदले में
आप उसको कह रहे हो कि मैं आपको राइस की रीपेमेंट करूंगा, और वो कितना करूंगा, 5 बैग्स। ओके, ये हमने आज प्रपोर्शन फिक्स कर दिया कि आज बोरो किया है, क्योंकि मैं राइस उगा रहा हूं तो राइस मैं आपको 5 बैग्स दूंगा 1 साल या 6 महीने के बाद, जब मेरी फसल उग जाएगी। अब जब फसल उग जाएगी ये प्रॉमिस किया, प्रॉब्लम ये आ सकती है कि उस वक्त जो राइस की क्वालिटी मेरी निकल के आ रही है और आज जो मैंने क्वालिटी इसको देने के लिए कही थी उसमें डिफरेंस आ सकता है। मैं जो आज प्रॉमिस करके आया हूं, मैं वीट बोरो करते हुए कि मैं इतने 5 बैग्स राइस दूंगा वापस, क्वालिटी ये रहेगी, लेकिन जब एक्चुअल प्रोडक्शन निकल के आई है तो उस वक्त वो राइस की रिपेमेंट करते हुए मुश्किल आ रही है, क्योंकि वो कहता है कि नहीं ये क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसके मुझे 5 नहीं अब 7 बैग्स चाहिए। तो अब ये मुश्किल आ गई रिपेमेंट करते हुए कि फ्यूचर पेमेंट करनी है पर कैसे की जाए। तो सबसे बड़ी बात आती है इसमें समस्या की क्वालिटी में डिफरेंस आ जाए, तो वो हो जाए अच्छी क्वालिटी भी निकल जाए, तो अच्छी क्वालिटी मैं कहूंगा इतनी बढ़िया क्वालिटी दे रहा हूं तो मैं 5 की जगह 3 बैग्स दूंगा, वो कह रहा नहीं मैं आपने प्रॉमिस 5 बैग का किया है। तो यहां समस्या पैदा हो सकती है कि रिपेमेंट किस फॉर्म में की जाए। दूसरी बात, हो सकता है जैसे मैंने उसको राइस रिपेमेंट की बात की, मेरी फसल ही खराब हो जाए, यानी राइस उगे ही नहीं, तो फिर मैं पेमेंट कैसे करूंगा, मेरे को उधार चढ़ गया, अगले साल वो कहेगा मुझे डबल दो क्योंकि आपने 1 साल लेट कर दिया। तो हो सकता है कि वो फसल ना उगे, हो सकता है फसल उस क्वालिटी की ना हो, ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर हो सकता है कि मैं, जरूरी नहीं कि मैंने राइस ही पेमेंट करनी है, मैंने उसको कहा था कि वीट के बदले में मैं आपको अपनी काऊ दूंगा। अब काऊ जब दे रहा हूं, मैंने जब देने की बारी आई तो उस वक्त उस काऊ के साथ उसका बच्चा भी था जो साथ जाएगा। अब मैं उसको कहूंगा कि मैं तुम्हें काऊ का प्रॉमिस दिया था पर काऊ के साथ उसका बछड़ा भी जा रहा है, तो मुझे अब इसके बदले में मुझे फालतू में जो मैं पैसा जा रहा है, मेरा सामान जा रहा है, तो उसके बदले मुझे कुछ और एक्स्ट्रा वापस दो। तो समस्या क्या हो रही है, ये मैंने काऊ प्रॉमिस करने की बात है, साथ में हो सकता है बच्चा जा रहा हो, या भी ये भी हो सकता है कि वो जो मैंने देने की बात की वो जिंदा ही ना बचे, ये पॉसिबिलिटी है ना। तो यानी कि जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हम कर रहे हैं जिसमें फ्यूचर पेमेंट करनी है, तो एक सेटिस्फैक्टरी यूनिट का होना ना होना एक सबसे बड़ी समस्या थी। फ्यूचर पेमेंट्स जब भी होती थी वो गुड्स की फॉर्म में हो रही है, सर्विसेज की फॉर्म में हो रही है, बट यहाँ पे डिसएग्रीमेंट हो सकता है कि वो क्वालिटी ना निकल के आए, या वो चीज बने ही नहीं, या वो चीज खत्म हो जाए, या उसकी वैल्यू चेंज हो जाए, तो फिर फ्यूचर पेमेंट की कैसे जाएगी। तो ये समस्या आती थी कि कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकते थे कि कैसे रिपेमेंट की जाए, रिपेमेंट के वक्त यहाँ पे डिस्प्यूट्स पैदा होते थे। तो ये तीसरी समस्या थी इस बार्टर एक्सचेंज में। ओके, तो अगली जो समस्या है वो है डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ की। डिफिकल्टी यानी कि चीजों को स्टोर कैसे करें। आज तो मनी को स्टोर कर सकते हैं, पर उस वक्त मनी को स्टोर कैसे करते, गुड्स को स्टोर कैसे करते। यानी कि लोगों के लिए चीजों को स्टोर करना बहुत मुश्किल था, उनकी परचेजिंग पावर स्टोर करना बहुत मुश्किल था कि इसको आज की जगह हम 6 महीने बाद यूज करेंगे। आज अगर आपके पास मनी है तो उसको आप रख सकते हो ना कि इसको 6 महीने बाद 1 साल बाद यूज करेंगे, पर उस वक्त ये मुश्किल होती थी। मीन्स फ्यूचर यूज के लिए अगर हम सामान रख रहे हैं कि जानवर हैं, आलू हैं, प्याज हैं या गेहूं हैं, इनको कैसे स्टोर किया जाए, क्योंकि इनको होल्ड करने का मतलब है इसमें तो स्टोरेज स्पेस चाहिए, गोडाउन चाहिए, खर्चा आएगा उसके ऊपर, साथ साथ पड़े पड़े उनकी वैल्यू खत्म हो सकती है, खराब हो सकती है, और जानवरों को तुम स्टोर कर ही नहीं सकते। तो स्टोर कैसे किया जाए, कुछ चीजों में पेरिशेबिलिटी होती है, मतलब जल्दी खत्म हो जाते हैं, और साथ ही साथ हो सकता है टाइम बीतने के साथ उसकी वैल्यू भी खत्म होती चली जाए, तो हम चीजों को स्टोर नहीं कर सकते थे। एक समस्या आती थी इस बार्टर सिस्टम के अंदर। अब अगली हमारी जो प्रॉब्लम है इस बार्टर एक्सचेंज में वो है इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स। इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स का मतलब है गुड्स को डिवाइड कैसे किया जाए। अब मतलब अनइक्वल वैल्यूज को एक्सचेंज करना इतना आसान नहीं है। आज हर चीज डिवाइड हो सकती है, रुपीज डिवाइड हो सकते हैं, मतलब अगर आपके पास 100 का नोट है तो आप किसी को 20 रुपए का सामान लेके उससे 80 रुपए वापस ले सकते हो। इसका मतलब इजीली आप गुड्स को डिवाइड कर सकते हो। बट उस वक्त बार्टर सिस्टम में समस्या यह थी, फॉर एग्जांपल अगर एक आदमी को अपनी काऊ बेचनी है और उसके बदले में उसको कपड़ा मिलेगा। अब जिसको वो अपनी काऊ बेचने जा रहा है वो कहता है कि मेरी एक काऊ के बदले में 1000 मीटर्स कपड़े की जरूरत पड़ेगी, यानी ये एक्सचेंज रेशियो है। लेकिन उस आदमी के पास फॉर एग्जांपल 500 मीटर कपड़ा ही है और वो काऊ खरीदना चाहता है, तो कैसे खरीदेगा, वो तो हाफ काऊ के बराबर हो जाएगी। और हाफ काऊ यानी कि एक हाउस होल्ड अपनी काऊ बेच रहा है, उसके बदले में कपड़ा है, तो कैसे हाफ काऊ को देगा उसको। हाफ काऊ तो वो दे नहीं सकता किसी को भी, ही कैन नॉट डू सो विदाउट किलिंग हिज काऊ। तो किसी भी चीज को डिवाइड करना बहुत ही मुश्किल काम था।
कैसे कैसे एक दूसरे को एक्सचेंज किया जाए, तो डिविजिबिलिटी की कमी की वजह से भी बार्टर एक्सचेंज थोड़ी सी मुश्किल होती थी। ओके, तो ये जो हमने आज पढ़ा है कि कितनी समस्याएं थी बार्टर एक्सचेंज के अंदर, चाहे हमने इसके अंदर लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस की बात की, स्टोर ऑफ वैल्यू की बात की, लैक ऑफ यूनिट मेजर की बात की, डिविजिबिलिटी की बात की, और साथ साथ स्टोर नहीं कर सकते थे। तो बार्टर एक्सचेंज में इतनी सारी कमियों के बाद अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो है कि बार्टर एक्सचेंज की इनकन्वीनियंसेस को, प्रॉब्लम्स को मनी ने दूर कैसे किया। तो अगली क्लास में मैं आपको मनी के फंक्शंस, उसके अलावा मनी सप्लाई के बारे में डिटेल्स में टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के इस बार्टर सिस्टम की क्लास के अंदर अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो या किसी पॉइंट में क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। ओके, टिल देन स्टे कनेक्टेड विद लर्न इन कॉमर्स। थैंक यू।